हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर का एक सुपर डुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी न्यूक्लियर फोर्स इसको समझने जा रहे हैं। और हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी नंबर ना कटे। तो शुरू करें एक बड़े सवाल से, एक ऐसी पहेली जो एटम के बिल्कुल दिल में यानी उसके न्यूक्लियस में छिपी है। कभी सोचा है कि एक न्यूक्लियस आपस में बंधा हुआ कैसे रहता है? इसे तो फट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, है ना? क्योंकि इसके अंदर जो सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं वो तो एक दूसरे को जोर से पुश कर रहे हैं। हमने पढ़ा है ना, कूलम्स लॉ यही तो कहता है। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस के अंदर का सीन सोचो। सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे से बस दूर भागना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही कमरे में दुश्मन बंद कर दिए हों। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की सुने ना, तो न्यूक्लियस को तो इस यूनिवर्स की सबसे अनस्टेबल चीज होना चाहिए था। फट, एक सेकंड में खत्म। तो सवाल ये है कि इस एक्सप्लोजन को आखिर रोकता कौन है? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा सा मिस्टीरियस फोर्स। अच्छा, इस फोर्स को ना आसान भाषा में फील करने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा भीड़ से भरा हुआ कमरा है और इस कमरे में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एकदम सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सबको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। समझ गए ना? ये लोग हैं हमारे प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इन सब लोगों के बीच ना एक गजब का फ्रेंडशिप फोर्स भी काम करता है। पर इसकी एक शर्त है, ये फोर्स तभी एक्टिव होता है जब ये लोग एकदम बिल्कुल पास पास चिपक कर खड़े हों। और ये इतना स्ट्रांग है कि उनकी जो आपस की नफरत है यानी हमारा कूलॉम रिपल्शन, उसके सामने टिक ही नहीं पाती। बस यही फ्रेंडशिप फोर्स है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, नेचर का सुपर ग्लू कह सकते हैं। ओके, तो ये एनालॉजी तो कॉन्सेप्ट को दिल में उतारने के लिए बढ़िया है। लेकिन एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो वहां एनालॉजी नहीं, इसकी ऑफिशियल प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए उनको अच्छे से देखते हैं। ये 3 पॉइंट्स, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। नंबर 1, ये नेचर की सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ग्रेविटी, कूलम फोर्स सबसे ज्यादा। नंबर 2, इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज, बस कुछ फेम्टोमीटर्स तक ही इसका असर रहता है, उसके बाद ये अचानक से जीरो हो जाती है। और नंबर 3, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, इस फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि सामने प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एकदम बराबर लगती है, कोई भेदभाव नहीं। अब इन प्रॉपर्टीज को आइए एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ इस टॉपिक की जान है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो ये देखिए, ये है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। सच में ये ग्राफ अकेले ही न्यूक्लियर फोर्स की पूरी कहानी बता सकता है। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस। अब ग्राफ को ध्यान से देखिए। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस लगभग 0.8 फेम्टोमीटर से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी ग्राफ के इस राइट साइड वाले हिस्से में, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है। और इसीलिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। फिजिक्स में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टेबिलिटी, एक स्टेबल बॉन्ड। बस इसी वजह से न्यूक्लियस जुड़ा रहता है। लेकिन अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर हम इन न्यूक्लियॉन्स को जबरदस्ती 0.8 फेम्टोमीटर से भी ज्यादा पास लाने की कोशिश करें तो क्या होगा? अचानक से जैसे स्विच ऑन हो गया हो, यही फोर्स एक्सट्रीमली रिपल्सिव बन जाता है। वो उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलता है। ये उन्हें एक दूसरे में मर्ज होने से, घुसने से रोकता है। और इसी वजह से न्यूक्लियस कोलैप्स नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी की वजह से न्यूक्लियस का एक फिक्स्ड साइज होता है। अमेजिंग है ना? अच्छा, अब एक बहुत जरूरी काम करते हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जिनकी वजह से एग्जाम में आते हुए भी नंबर कट जाते हैं। उनको हमेशा के लिए आइए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी बाइंडिंग एनर्जी को लेकर। कुछ लोगों को लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी वो फोर्स या एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को दूर पुश करती है। नहीं, बिल्कुल गलत। सही कॉन्सेप्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें बाहर से देनी पड़ती है अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये ग्लू की मजबूती है, ग्लू की स्ट्रेंथ है, ना कि कोई धक्का। दूसरी गलतफहमी
जितना बड़ा और भारी न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये सुनने में आसान लगता है पर सच नहीं है। असलियत में स्टेबिलिटी का जो पीक है वो आयरन यानी Fe56 के आसपास आता है। मतलब मीडियम साइज के न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। यूरेनियम जैसे बहुत बहुत भारी न्यूक्लियाई तो एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं और इसीलिए वो टूटते हैं। असली खेल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं और एक क्विक समरी बनाते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक की एक लॉजिकल चेन है, इसको समझ लीजिए। सबसे फंडामेंटल चीज है न्यूक्लियर फोर्स। ये वो कॉज है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखता है। अब इस फोर्स का जो इफेक्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी, और ये E=mc² से रिलेटेड है। और फिर आते हैं एप्लीकेशंस। जब हम इस बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फिजन या फ्यूजन कहते हैं, जिससे सारी न्यूक्लियर पावर बनती है। तो देखा, फोर्स से एनर्जी, एनर्जी से एप्लीकेशन, सब कनेक्टेड है। ओके, तो फाइनल समरी एग्जाम के लिए इन की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पॉइंट 1, न्यूक्लियर फोर्स कूलम रिपल्जन पर जीत हासिल करके न्यूक्लियस को एक साथ रखता है। पॉइंट 2, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पर इसकी रेंज बेहद छोटी है। पॉइंट 3, एक आम दूरी पर ये अट्रैक्टिव है पर बहुत ज्यादा पास आने पर ये रिपल्सिव बन जाता है। पॉइंट 4, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं दिखता। और आखिरी पॉइंट, सारी की सारी न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स यही फोर्स है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा ही स्ट्रांग है तो फिर कोई न्यूक्लियस आखिर टूटता कैसे है? यूरेनियम कैसे टूटता है? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। पर उसके बारे में बात होगी अगले विश्लेषण।